हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन CUET स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो CUET PG MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग एक सैम्पल पेपर पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हमने CUET PG की टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट की है और इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 15 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं, जिसमें कम्प्लीटली हमने वही पैटर्न फॉलो किया जो एग्ज़ाम में आता है कि 75 क्वेश्चंस डोमेन नॉलेज से रिलेटेड एंड 25 क्वेश्चंस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से रिलेटेड। तो आज ये जो सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा टेस्ट नंबर 11 का ही सोल्यूशन है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो अब भी हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत रेलेवेंट हैं और इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ में हमने पहले 75 क्वेश्चंस लिए डोमेन नॉलेज के और फिर 25 क्वेश्चंस लिए हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के। अच्छा, एग्जाम के लिए बता दें कि जो भी स्टूडेंट CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रिपरेशन करें, उनको हम ये बता दें कि सबसे पहले आप अपने डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जो 75 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करना एंड आफ्टर दैट जो 25 क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करना, क्योंकि जब ये 25 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर देते हो। तो इससे बेटर है कि आप पहले ये 75 क्वेश्चंस क्लियर कर लो एंड आफ्टर दैट जो टाइम बचेगा उसमें ये 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। क्लियर? इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो पेपर पैटर्न रखा है, पहले 75 क्वेश्चंस रखे हैं डोमेन नॉलेज के और फिर 25 क्वेश्चंस रखा है सेक्शन ए से रिलेटेड। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हु सजेस्टेड प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्लेस प्रमोशन, ऑल दीज इन अ कंपनी रिप्रेजेंट्स मार्केट मिक्स। ये कॉन्सेप्ट है नील बॉर्डन का। द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ, बेसिकली जो प्योर मार्केट इकोनॉमी है उनका फोकस किस पे होता है? अपने कंज्यूमर्स पे। Next, what is a gross national product? The total value of goods and services manufactured in the country, the total value of all the transactions in the country, reduction in the total value of goods and services produced in the country, the total worth of goods and services generated in the country and net factor income from abroad। क्योंकि यहाँ देखो GDP नहीं पूछा था, GNP पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, एंटर्ड इन द परचेज जर्नल। अब इनमें से कौन सी चीज़ परचेज जर्नल में इंक्लूड होती है? डिस्काउंट रिसीव्ड, नो। परचेजेज इनवॉइस, पेमेंट्स टू सप्लायर्स, ट्रेड डिस्काउंट। नो डाउट अगर हम जर्नल की बात कर रहे हैं तो जर्नल में बेसिकली हम लोग वो एंट्री पास करते हैं जो कि कैश से रिलेटेड नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा बी, परचेजेज इनवॉइस। नेक्स्ट, X Limited has current ratio of 2:1 and quick ratio है 1.5:1. If its current liabilities, यहाँ current liabilities given 80,000, तो स्टॉक कितना होगा? सिंपल है, आप करंट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, जो कि दिया है 2/1। तो नो डाउट करंट एसेट क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय करंट लाइबिलिटी। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास करंट लाइबिलिटी दिया 80,000, तो डायरेक्टली मैं यहाँ 80,000 रख दे तो मेरे पास करंट एसेट कितना आ जाएगा? 1,60,000। सेम यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग का होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1। तो क्विक असेट कितना हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 80,000, दैट इज 1,20,000। और हम लोगों को ये बात पता है एंड हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि करंट असेट एंड क्विक असेट में डिफरेंस किसका होता है? स्टॉक का, इन्वेंट्रीज का। स्टॉक का, प्रीपेड एडजस्टमेंट्स का। क्लियर? तो जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है? स्टॉक। अब इसकी वैल्यू आई 1,60,000 जो भी हमने कैलकुलेट करके दिखाया, और इसकी वैल्यू आई 1,20,000। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो क्या आएगा? स्टॉक। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, ये किस ईयर सेटअप हुआ था? 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स डील्स विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इसका करेक्ट आंसर है बी, कुमारमंगलम बिरला रिपोर्ट। नेक्स्ट, ऑक्शन रेटेड डिबेंचर्स दैट इज ARDs, ये मिक्सचर होता है किस किस का? कमर्शियल पेपर का एंड डिबेंचर्स का। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्मेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। विच इज नॉट अ इंश्योरेबल रिस्क? एक्सीडेंट रिस्क है, लॉस ऑफ क्रॉप रिस्क है, द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन अ न्यू मार्केट, द रिस्क ऑफ सिंकिंग ऑफ अ शिप।
अब नो डाउट इंश्योरेबल रिस्क की बात करें तो द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन न्यू मार्केट, अगर आप न्यू मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो इस रिस्क से बचने का कोई भी इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल है। द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड, किस ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ? 1956। नेक्स्ट, व्हेन सेल इज रुपीज 4,80,000, ग्रॉस लॉस इज 25% ऑन कॉस्ट, परचेज दिया है 3,50,000 का एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000 का। द स्टॉक इन द बिगिनिंग वुड बी, सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि अगर हम COGS की बात करें तो ये किसके बराबर होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें। अब क्वेश्चन में देखो, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट ने ग्रॉस लॉस दिया है और सेल्स कितना दिया है? 4,80,000। तो ये सिंपल तरीका है कि अगर कॉस्ट मेरा 100 है तो लॉस कितना हो गया? तो लॉस कितना है? 25%। तो माइनस करेंगे, वैसे प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस निकालते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? माइनस, तो ये हो जाएगा 75। अब अगर लॉस का रेशियो कॉस्ट पे आ रहा है 25%, तो सेल्स पे कितना आएगा? 25 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 33.33%। अब सिंपली मेरे पास सेल्स कितना दिया हुआ है? 4,80,000, और इसमें से अगर हम लॉस निकाल दें जो कि आएगा 1,60,000, क्योंकि आप 4,80,000 का सिंपली 33.33% कैलकुलेट करोगे, तो अब यहाँ पे लेस नहीं होगा, ऐड होगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तब हम लेस करते COGS के लिए ना, और क्योंकि लॉस है तो ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? 6,40,000। क्लियर? अब 6,40,000 दैट इज COGS किसके बराबर है? ओपनिंग स्टॉक जो कि नहीं दिया है, प्लस परचेजेस जो कि है 3,50,000, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 3,50,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा D, 3,50,000। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी whose capital is divided into 25,000 shares of 10 each for the last 3 years are rupees 50,000, 60,000 and 40,000. The fair return on investment is taken at 10% per annum. तो कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी होगी? अब देखो, सबसे पहले तो प्रॉफिट का आप लोग एवरेज निकाल लोगे। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50,000। एंड इसको कैपिटलाइज कर लो, तो कैपिटलाइज करने पे मेरे पास आएगी वैल्यू 5 लाख। अब अगर हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है तो सिंपली 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हम कर देंगे जो कि है 25,000, तो ये आ जाएगा 20 रुपीज़ पर शेयर। करेक्ट आंसर होगा B, ₹20। नेक्स्ट, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म डोमिनेंट अंडरटेकिंग डिफाइंड? MRTP एक्ट, फेमा, कंपनीज एक्ट, SEBI। कंपनीज एक्ट नहीं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट होना था, और करेक्ट आंसर भी है कॉम्पिटिशन एक्ट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। इन डायरेक्शन हु इज गिवन इंपॉर्टेंस? डायरेक्शन में हम हमेशा किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? लोगों को, ह्यूमन बीइंग को, दैट इज करेक्ट आंसर होगा टू मैन। फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट एक्सीड, जनरली अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 12 मंथ्स का होता है, 15 मंथ्स का भी हो सकता है, बट 18 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा C, 18 मंथ्स विद स्पेशल परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट, an auditor is required to determine dash of his audit procedures according to the requirements of the standards of auditing, conduct, nature, timing and extent. Correct answer होगा B. In a contract costing most of the items of cost are direct, क्योंकि contract costing में क्या होता है कि सारे cost जनरली उसी पर्टिकुलर cost से रिलेटेड होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा B, डायरेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिटरमाइंड इन इंडस्ट्रीज वर बैच कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड। जब भी बात आएगी बैच कॉस्टिंग की तो हम लोग किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की। व्हेन द कॉम्पिटिशन स्टेज, ये कॉम्पिटिशन स्टेज नहीं है, ये कंप्लीशन स्टेज है। व्हेन द कंप्लीशन स्टेज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन 1/4 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ ट्रांसफर्ड होता है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। नेक्स्ट, लास्परेज इंडेक्स दिया है, पैशेज इंडेक्स दिया है, तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स क्या होगा? फिशर्स इंडेक्स सिंपली क्या होता है? अंडर रूट ऑफ लास्परेज इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पैशेज इंडेक्स, और जब हम इसको अंडर रूट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 108.99, दैट इज करेक्ट आंसर होगा D। इन द रिग्रेशन इक्वेशन, ये रिग्रेशन इक्वेशन है, इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट ये है y इज इक्वल टू a प्लस bx होता है ना, तो a जो है वो इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? R होता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² होता है। तो कह रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? बिटवीन -1 to +1।
द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर किसको समझती है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को। अ ट्रेडर हैज़ मेड अ सेल ऑफ 75,500 आउट ऑफ विच कैश सेल्स कितनी है? 25,500। तो क्रेडिट सेल्स कितनी बची? 50,000 की। ही शोड ट्रेड रिसीवेबल एट 50,000। तो यहाँ बेसिकली हम लोग कौन से फॉलो कर रहे हैं? अक्रूवल। अक्रूवल मतलब जो जब भी मिला हो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। बेसिकली यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है कि जो सेल्स है उसने बुक्स में सेल्स दिखाई 75,500 की, तो नो डाउट 75,500 की ही दिखाएगा, भले वो कैश में रिसीव हुई हो या ना हुई हो, बट हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये लाइन भी इसमें एडेड होगी कि सेल्स को भी हमने रिकॉर्ड किया 75,500 में। करेक्ट आंसर होगा सी, अक्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसका करेक्ट आंसर है बी, 1,51,000, और इसका डिटेल आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एज वेल एज जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको हमने ग्रुप पे भी भेजा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? रॉन्ग देख लेते कौन सा है। ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये तो करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ये भी करेक्ट है। ईच अकाउंट इज ओपन सेपरेटली इन लेजर, ये भी सही है। रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, नो, रेंट कभी भी पर्सनल अकाउंट नहीं होता बल्कि नॉमिनल अकाउंट होता है। और आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, की ये स्टेटमेंट गलत है। Which accounting concept specifies the practice of crediting closing stock to the trading account? Trading account में किसकी वजह से दिखाता है? ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। If one of the cars purchased by car dealer, आप कौन हो? कार डीलर हो, मतलब आप खरीद बेच क्या रहे हो? कार, मतलब आपके लिए कार क्या हो गई? स्टॉक हो गई। पर अगर आप एक कार खरीद रहे हो अपने बिजनेस पर्पज के लिए तो सिंपली एंट्री क्या करोगे? कार टू परचेजेस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। ये सब क्वेश्चन ईजी हैं अकाउंट से रिलेटेड। Were raw material is to pass certain stages before it is converted into finished goods, तो ऐसी कॉस्टिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि प्रोसेस ए बी सी इस तरीके से वो पास होती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, जब भी एडिशनल यूनिट की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट की। डैश हैज़ बीन कंपेयर टू अ स्टेट विद इन अ स्टेट, कोऑपरेशन। इन डैश द स्टेट इज सुप्रीम वाइल इन डैश द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑक्यूपाइज अ फ्रंट पोजीशन। स्टेट को हम सुप्रीम मानते हैं सोशलिज्म में और इंडिविजुअल को मानते हैं कैपिटलिज्म में, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ बिल्डिंग बजट्स, बजट्स बनाने का काम किसका है? बजटिंग का। नेक्स्ट, इन जॉब कॉस्टिंग ईच जॉब इज अ डैश टू विच ऑल कॉस्ट आर असाइन, कॉस्ट यूनिट। एक ही मतलब जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक जॉब ही कॉस्ट यूनिट होती है और उसी पे हम लोग सारे कॉस्ट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। अब देखो ये जो स्क्रूटनी असेसमेंट की टाइम लिमिट है 2017-18 असेसमेंट ईयर तक या उसके पहले, ये जो टाइम लिमिट था ये था 21 मंथ्स का। फिर असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ये टाइम लिमिट हुई 18 मंथ्स की, एंड अब 19-20 असेसमेंट ईयर एंड ऑनवर्ड्स के लिए ये टाइम लिमिट है ओनली 12 मंथ्स। क्लियर? तो ऑप्शन आप सी कर लेना, विद इन 12 मंथ्स की 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये स्क्रूटनी करानी होती है। नेक्स्ट, एज पर IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश नंबर ऑफ आइटम्स वुड कंस्टिट्यूट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6। अब इसमें ये जो 6 पार्ट है, पहला तो बैलेंस शीट है, उसके बाद फिर PL अकाउंट है, देन एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं जहाँ पे इक्विटी में क्या चेंज हुआ उसके बारे में मेंशन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मेंशन करते हैं, नोट्स हो गया, बाकी जो समरी है वो मेंशन करते हैं, एंड लास्ट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो कि स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब की गई, मतलब एक कंपैरेटिव पिछले साल के कंपैरिजन में क्या हमारा डेटा है वो भी मेंशन करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा D 6। नेक्स्ट, whether financial reviews by management, environment reports and value-added financial statements are outside the scope of the international financial reporting standards? Yes. Next, which of the following is not a component of a statement of financial position? Non-current asset है, retained earning है, deferred tax है, but COGS नहीं है। Next, under Ind AS 1, how often should financial statement be prepared? एटलीस्ट एनुअली, आपको कम से कम एनुअली तो बनाना ही होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज, ये हमेशा मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग के तौर पे देखा जाता है। डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच यूज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नो डाउट अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो।
The main objective of management accounting is to maintain the accounting records, no, to know the amount due from customers and suppliers, no, to ascertain, analyze and interpret the results of business operation. Management accounting का काम यही होता है. The purpose of management accounting is to help dash make decision. Managers को help करता है कि वो decision ले सके. गुडविल बेसिकली किस तरह का असेट है? इंटेंजिबल एसेट, जो कि बिजनेस में होता तो है बट ना आप उसको देख सकते हो ना टच कर सकते हो. सैलरी इज वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस. अब रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. मेनली डील्स विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन. कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग. डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सीएफओ, क्योंकि फाइनेंशियल की बात की है तो बट ऑफ ए सीएफओ ही इसे डील करता है. डैश इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैनेजरियल एस्पेक्ट्स है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी ये किसके थ्रू गवर्नड होती है? लोकल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. अभी तो फिलहाल दोनों ही चल रहा है, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. Next, dash are the basis of the business financial accounting. Accounting records, bookkeeping, sales volume. Correct answer होगा D, A and B both. Financial accounting reports by greater emphasis on the, ज़्यादा से ज़्यादा emphasis किस पे होता है? Objectivity of data, flexibility of data, relevancy of data, subjectivity of data. No doubt correct answer होगा A, objectivity of data. The annual reports are to be prepared and published for circulation among the external end users. कौन कौन से एक्सटर्नल एंड यूजर्स? शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, एज वेल एज क्रेडिटर्स हैं. द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सबसे पहले कब कॉइंड हुआ था? 1950 में. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये किसने कॉइन किया था? जेम्स एच ब्लिस ने. नेक्स्ट, डिसीजंस रिगार्डिंग यूसेज ऑफ मटेरियल काइंड एंड चेंजेस इन प्लांट प्रोसेसिंग ये बेसिकली किसका पार्ट है? कॉस्ट मैनेजमेंट का. क्योंकि मटेरियल की बात करें, जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि किस पे बेस्ड है? डेस्टिनेशन पे. द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ये कौन डिसाइड करता है? ये हमेशा इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स या रिस्पेक्टिव कंपनीज, जो भी मार्केट है उसी के थ्रू ये डिसाइड होता है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. CAPM ये इसका फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और ये हमने अपने FM के क्लास में बताया भी था. फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड आइटम्स विच आर फाइनेंशियल असेट्स. मशीन्स फाइनेंशियल असेट नहीं है, बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है. करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन को हम मार्जिनल इनकम भी बोलते हैं. पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट. द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट ये किसको रिफर करता है? एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट? नो, budgeted unit cost of product produced in a particular period. A document that records the standard cost of a single unit of product is known as, उसको हम कहते हैं standard cost card. Next, which of the following statements regarding graphs of fixed and variable cost is true? Variable cost can be represented by a straight line where costs are the same for each data point. Fixed cost can be represented by a straight line starting at the origin and continuing through each data point. Fixed कॉस्ट आर जीरो व्हेन प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो. नो डाउट अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन की कि अगर प्रोडक्शन जीरो है तो कॉस्ट क्या होगा? बट ऑफ जीरो होगा. तो करेक्ट आंसर होगा डी. अ डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ट्रेसेबिलिटी. नेक्स्ट, बैड डेट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू. बैड डेट अमाउंट कहाँ क्रेडिट होता है? डेटर्स अकाउंट में. नेक्स्ट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू. अगर रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को तो रेंट टू कैश. नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कैश अकाउंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी एन असेट. किसको हम असेट की तरह ट्रीट नहीं करते? रिटेन्ड अर्निंग, कैश, बिल्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल. इन तीनों को तो ट्रीट करते बट रिटेन्ड अर्निंग को नहीं करते. अ रेवेन्यू दैट इज कलेक्टेड बिफोर इट हैज बीन अर्नड इज कॉल्ड अनअर्नड रेवेन्यू. इन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन डाला हुआ है. असेट शुड बी वैल्यूड एट द प्राइस पेड टू अक्वायर देम, और ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे? कॉस्ट कंसेप्ट पे. अ चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर प्रॉम्प्टेड बाय इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? लर्निंग, रूल सेलेक्शन,
परसेप्शन, मोटिवेशन, अ चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ये बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? लर्निंग। मोस्ट स्टैंड्स फॉर, मोस्ट का फुल फॉर्म है मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। करेक्ट आंसर होगा बी। फंक्शनल मैनेजर्स ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी, टू द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, सब यूनिट्स, फॉर ऑब्टेनिंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। करेक्ट आंसर होगा कि जो फंक्शनल मैनेजर हैं वो एक एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये किसके साथ स्टार्ट होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफिकल्टी। जैसे डिफिकल्टी पता चलेगी तब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। क्लियर? अब यहाँ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया और सेक्शन बी का 25 क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इन इंडिया द टर्म ब्लैक रेवोल्यूशन ये किससे एसोसिएटेड है? सेल्फ डिपेंडेंस इन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, डी शक्तिकांता दास। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इसको कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर होगा ए, मिस्टर प्रधान। विच इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट नोटिफाइज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एवरी ईयर? एवरी ईयर कौन बताता है? सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप्स फॉर पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच पेयर इज नॉट करेक्ट? एग्जिम बैंक, फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आरबीआई बैंकर्स बैंक, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एफसीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है तो ये पेयर गलत है, डी। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। अमूल ये किससे रिलेटेड है? वाइट रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट, इन विच सिटी आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF, वॉशिंगटन DC। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28। The main source of national income of India is service sector. Satellite launching station is located at Andhra Pradesh. The main purpose of Asian का main purpose है to accelerate economic progress and maintain economic stability. The maximum revenue source of village panchayat is local taxes on lands, fairs and festivals. Find out the wrong number in the series. अब यहाँ देखो मेरे पास ये नंबर दिया और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है। हमने इसका कैलकुलेशन किया तो जब आप 28 + 84 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 112। फिर जब 112 में 196 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 308। जब 308 में 504 ऐड करोगे तो आएगा 812, जो कि यहाँ नहीं दिया है। तो इनकरेक्ट क्या है? डी, 872। नेक्स्ट, बैंक इज रिलेटेड टू मनी इन द सेम वेज एज ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू गुड्स। फाइंड द ऑड वन आउट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मर्केंट बिजनेस। नेक्स्ट, सुखबीर इज टॉलर देन रणबीर। इस सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन कराया हुआ है कि सुखबीर रणबीर से टॉलर है बट नॉट एज टॉल एज अजीत। पर अजीत किससे टॉलर है? सुखबीर से। तो इन तीनों में सबसे टॉलर हो गया अजीत, फिर है सुखबीर और फिर है रणधीर। आगे लिखा है मनोज इज टॉलर देन नितिन। मनोज नितिन से टॉलर है, लंबा है। हु इज शॉर्टर देन अजीत, बट अजीत से छोटा है। तो ये तो क्लियर है कि अजीत सबसे लंबा है। देन हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। अब सब में छोटा कौन है? ये तो रणधीर भी हो सकता है और नितिन भी हो सकता है, बट क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। तो डेटा क्या है? इनएडिक्वेट है। नेक्स्ट, A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B, C be 27, then how old is B? अब क्वेश्चन में देखो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर हम मान लो C की एज को X मान लें तो B की एज क्या है? ट्वाइस एज ओल्ड एज C, मतलब ये 2X हो जाएगा। और A की एज क्या है? 2 years older than B, तो B की एज है 2X + 2। क्लियर? अब कह रहा है इन तीनों को मिला करके जो एज आ रही है वो आ रही है 27। तो क्या हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। 2X + 2 ये A के लिए है, B के लिए है 2X और C के लिए X इज इक्वल टू 27। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आएगी 5 और हमसे कह रहे थे देन हाउ ओल्ड इज B। B के लिए हमने लिया था 2X, तो 2X की जगह अब हम क्या रखेंगे? 2 × 5, तो करेक्ट आंसर आएगा D, 10। नेक्स्ट, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। मतलब टोटल वेट कितना हो गया? 9 इज इक्वल टू 50, दैट इज 450। एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg।
फर्स्ट 5 के लिए 45 है, दैट इज़ 225 है, एंड लास्ट 5 के लिए 55 है, दैट इज़ 275 है। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल जो वेट आएगा वो आ रहा है 500, बट हमने कैलकुलेट किया था 450, तो जो डिफरेंस है वही फिफ्थ मेंबर का वेट होगा। करेक्ट आंसर होगा सी। और सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन पहले कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग बॉड मास का रूल लगाएंगे। बॉड मास मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस में चलते हैं। तो यहाँ देखो ये डिवीजन क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 7 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में। तब हमें यही ध्यान रखना है कि हमें डिवीजन तो चेंज करना है, मतलब इन दोनों में से ही आंसर कोई एक होगा। अच्छा, अब अगर मान लो हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दें तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 डिवाइडेड बाय 7 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट अगर हम प्लस की जगह डिवाइड कर दें तब तो 4 डिवाइडेड बाय 2 बहुत ही ईजिली डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर हम प्लस की जगह डिवाइड रख दें और डिवाइड की जगह प्लस रख दें तो देखते हैं मेरे पास आंसर क्या आता है। सबसे पहले बॉड मास में आप डिवाइड ही करोगे, ये हो जाएगा 2 माइनस, फिर मल्टीप्लाई करोगे जो कि है 35 प्लस 12, फिर एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 23 और फिर आएगा आंसर -21, और वही हमारे पास आ भी रहा है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 97 का बी। नेक्स्ट, माइंड जैसे बॉडी के लिए है वैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी, ओलिगार्की। करेक्ट आंसर होगा बी। अब यहाँ देखो हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में जो हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे जनरली क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड, और पहले हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड किए जहाँ हमने सेक्शन ए की भी प्रैक्टिस कराई है, और बाकी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी सेक्शन ए की प्रैक्टिस हो चुकी है, चाहे रीजनिंग के फॉर्म में, चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन हो। और इन्हीं पैटर्न पे आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन आएगा। लास्टली मेरा यही सजेशन होगा कि पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करना, फिर सेक्शन ए अटेम्प्ट करना, सो दैट जब सेक्शन ए आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे ना तो कम टाइम में भी बहुत ही ईजिली आप ये कवर कर पाओगे। बट जब आप सेक्शन ए स्टार्टिंग में दोगे तो वहाँ बहुत टाइम आपका लग जाएगा, और फिर सेक्शन बी आप कंप्लीटली या प्रॉपरली कह सकते हैं कि नहीं कवर कर पाओगे। ये ओवरऑल हमारे पास 100 MCQs थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, वीडियो यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और सैम्पल पेपर्स पे डिस्कशन करेंगे, सेक्शन ए पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू CUET। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।